नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों को अगले स्तर पर पहुंचने से पहले बुनियादी ढांचे और परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना होगा। सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह आधारित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चेन्नई में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में समुद्री शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शैक्षणिक भागीदारी और क्षमता निर्माण के लिए विश्व स्तर की क्षमता है। उन्होंने कहा कि देश का समुद्री क्षेत्र व्यापार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की समुद्री स्थिति विशेष है। देश का अधिकतर व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। तटीय अर्थव्यवस्था 40 लाख से अधिक मछुआरों का भरण पोषण करती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। The Pallavas of South India had a powerful navy. In the 10th and 11th centuries, Cholas' maritime prowess and skills were unmatched, which spread our trade and traditions to distant lands. Tamil Nadu has been a land of seafarers. There are evidence of commercial and cultural contacts between Southeast Asia and South India. The Cholas, Cheras, and Pandyans of southern India had established maritime trade links with the local rulers of Sumatra, Java, Malay Peninsula, Thailand, and China. The people of Odisha, then known as Kalinga, also traveled through sea roads to Southeast India. राष्ट्रपति ने कहा कि समुद्री क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने से पूर्व हमें कई चुनौतियों से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी और नागरिक जहाज निर्माण उद्योग में दक्षता, प्रभावकारिता और प्रतिस्पर्धात्मकता के उच्चतम मानकों का लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों की परिचालन दक्षता को बदलते हुए समय में वैश्विक औसत बेंचमार्क से तालमेल बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से मुक्त रखने के लिए त्वरित, सक्रिय और शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों पर व्यावसायिक जिम्मेदारी और इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखने का दायित्व है। स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए समुद्र में अधिक अनुकूल और हरित कार्य प्रणालियों को अपनाना भी आवश्यक है। The country's maritime sector plays a vital role in its trade and economic growth, as 95% of the country's trade by volume and 65% of the trade by value is undertaken through maritime transport. The coastal economy sustains over 4 million fishermen, and India is the second largest fisher producing nation in the world, with a fleet of about 250,000 fishing boats. While this is impressive on all counts, we may wonder if we have exploited the full potential of the sector. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि विकास आवश्यकताओं के साथ ही हमारे जंगल फलते फूलते रहें। उपराष्ट्रपति आज देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन कोविड चुनौती से कहीं अधिक गंभीर है। इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक देश जलवायु परिवर्तन का समाधान नहीं ढूंढ सकता, सभी देशों को इसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। India, I can assure my foreign friends, has a very robust mechanism. A mechanism on the legal side, on the judicial side, on the executive side, that tries to create balance without sacrificing the essence of forestry. Conservation, and it is essential, critical and crucial
But this conservation cannot be isolated from the well-being of communities that rely on forest resources. I am sure deliberations would need to focus in that area. You must have already focused to find a safe passage. Sustainable development and containing climate change are quite essential to a secure future. We can have no future if we don't contain climate change. It will be difficult to survive on the planet if the development is not sustainable. These challenges, I'm sure you all will agree, being experts in the area, feeling the heat of it, they are not ordinary challenges. They are existential challenges. We will have to marshal all energy, all thought process to find a resolution. पर्यावरण संरक्षण के लिए उपराष्ट्रपति ने चारागाहों और तालाबों का कायाकल्प की जरूरत बताई और इसको लेकर ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी खुशी जताई। उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में भारत की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को एक दूरदर्शी पहल बताया। It is absolute delight to be here at the illustrious Forest Research Institute for this valedictory session. The contributions of FRI in India and abroad have been immeasurable. It's a nerve center, epicenter of affirmative changes when it comes to environment and forest. FRI has long been a sanctuary of knowledge and innovation in the realm of forestry. And I'm sure the challenge which the world is facing at the moment, this is the right place that can engage in innovation, research, directional approach, and focused areas. FRI has not only been institutional in advancing scientific research and technological applications in forestry, but it stands as a premier training academy for the officers of Indian Forest Service. And they are the ones who will catalyze positive situation in Bharat. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी 2 दिवसीय उत्तराखंड यात्रा के दूसरे दिन आज श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के उन्होंने दर्शन किए। सबसे पहले उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। उन्होंने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर देश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद उपराष्ट्रपति चमोली जिले में बद्री धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत को 6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का प्रयास कर रही है। आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए 4 लाख 5G केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास का फायदा प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक विकासशील देश को विकसित बनाने का माध्यम बन सकती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षण संस्थाओं को 5G यूज केस लैब्स प्रदान किए। इन्हें 100 5G लैब्स कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 5G प्रौद्योगिकी से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास है। इससे देश के साथ साथ वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ये पहल देश में 6G प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुकूल माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन न केवल घरेलू मांग बल्कि वैश्विक मांग भी पूरी करने की ओर अग्रसर है। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना पिक्सल फोन बनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विश्व भारत में बने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित नेत्र अस्पताल का निरीक्षण किया। ट्रस्ट के प्रशासक डॉक्टर इलेश जैन ने नेत्र चिकित्सालय और जनरल वार्ड के बारे में उनको जानकारी दी। उन्होंने सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने इस परिसर में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश कई महान लोगों की भूमि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने स्वयं से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहें। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्वर्गीय अरविंद मफतलाल के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री तुलसी पीठ के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संतों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों और विशेषकर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल हमारी परंपरा की भाषा नहीं, यह हमारी पहचान है और विकास की भाषा है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश जनजातीय समुदायों की भलाई के लिए समग्र पहल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा के लिए संसाधन जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू समर्पण है। प्रधानमंत्री ने संतों के जीवन को आदर्श बताते हुए कहा कि हमारी आय और सफलता की सबसे बड़ी सुरक्षा समर्पण से ही होती है। रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 अक्टूबर को रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नवनियुक्त कर्मी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। वो विशाखापत्तनम में आंध्र मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वो एल्यूमिनी भवन का उद्घाटन करेंगे। कॉलेज की शुरुआत 19 जुलाई 1923 को 32 छात्रों के साथ हुई थी। 1950 तक ये एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया। एएमसी देश के 7 सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।